नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग डेली 6 पीएम पर करंट अफेयर्स की बातें करते हैं। आज पुनः आपका दोस्त लोकेंद्र सिंह आप लोगों के लिए उपस्थित हो गया है कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर के। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज के करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों के लिए क्या क्या है। अ, सबसे पहले तो हम लोग इस बात को जान लें कि नवंबर के मंथ के अंदर अनअकैडमी के कौन कौन से बैचेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। कई सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी के नवंबर के अंदर। आप लोग देखेंगे एमपीएसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आज से स्टार्ट हो रहा है एमपीएसआई का बहुत बड़ा बैच। इसके अलावा एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग, जो कि 10 मंथ का बैच है फ्रेंड्स, वो 4 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। फिर एक 2 साल का बैच प्री प्लस मेंस, जो कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये 6 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये एक इंग्लिश मीडियम का अलग से, जिसमें केवल इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा, वो भी 10 महीने का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग सीरीज, ये 10 मंथ का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 11 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो 2019 का मेंस आ रहा है फ्रेंड्स, उसके जीएस 1 के लिए 40 दिन का बैच स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर को। एक एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग सीरीज 10 मंथ का बैच 18 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का बैच स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर को। पुलिस कांस्टेबल का 20 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। मेंस जीएस 2 2019 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर को। एक एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर को फ्रेंड्स। इसके बाद में एक 2 साल का बैच वापस से स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर को। और मेंस जीएस पेपर थर्ड जो है 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो 30 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो 3 बैचेस 2019 के मेंस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एमपीपीएससी 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा प्री प्लस मेंस के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कि इंग्लिश मीडियम का बैच अलग से स्टार्ट हो रहा है। तो काफ़ी सही समय है अनअकैडमी को ज्वाइन करने का। ये बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार शानदार बैचेस आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ने भी कुछ नए फीचर्स स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स अपने ऐप के ऊपर, उसके विषय में आप लोग जान लीजिए। अनअकैडमी में एक फीचर, आप जैसे अनअकैडमी का ऐप खोलते हैं, आप नीचे देखेंगे तो टेस्ट का सेक्शन आएगा। वहां पर जाकर के आप लोग टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं। अब टेस्ट पेपर्स के लिए आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। ये कोड कहाँ से मिलेगा आपको? ये कोड मिलेगा टीचर्स की स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने से। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज को होस्ट किया है, तो मैं आप लोगों को क्या दूंगा, एक कोड दूंगा। और उस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इस जगह पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, वहां पर आप लोगों को क्लिक करना है टेस्ट सेक्शन के ऊपर। वहां पर क्लिक करेंगे, वहां पर जाने के बाद में ज्वाइन क्विज पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन क्विज क्विक का क्विज पर क्लिक करने के बाद में आप लोग वो जो 6 डिजिट का कोड है उसको एंटर करेंगे, और उसके बाद में फिर आप लोग क्विज के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो वहां पर आप लोगों की रैंक भी दिखाई जाएगी, कि आपने जितने भी लर्नर्स हैं उनमें आप लोगों की रैंक किस तरीके की, जिस तरीके से पहले टीचर्स लाइव क्लासेस में आप लोगों को पोल करवाते थे और आप लोगों की रैंक लगती थी, ठीक उसी तरीके से रैंक वहां पर आप लोगों की शो होती जाएगी। यहाँ पर फायदा ये होगा फ्रेंड्स, कि जैसे कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगता था, यहाँ पर 30 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेगा। तो आप लोगों का टाइम काफी ज्यादा सेव होगा अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा, ये चीज प्लस लर्नर्स के लिए भी रहेगी, और जो लोग जिन लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन लोगों के लिए भी ये चीज आप जो है रहने वाली है। तो ये कोड जो है वो अप्लाई करना जरूरी है। और वो कोड कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? वो टीचर्स लोगों की स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने से आप लोगों को कोड प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करना है, तो वैसे ही जहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, और जो होस्ट क्विज ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके नीचे जैसे आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अनअकैडमी के कई सारे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वहां पर क्या मिल जाएंगे, एमसीक्यूज के बंडल्स मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ने अपनी करंट अफेयर की मैगजीन भी लॉन्च कर दी है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही है, वर्चस्व नामक फ्रेंड्स।
काफी अच्छी मैगजीन है जिसमें कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जानकारी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के सामने हैं। 2 साल के बैचेस भी हैं, 1 साल के बैचेस भी हैं, प्रीलिम्स के बैचेस भी हैं, मेंस के बैचेस भी हैं, कांस्टेबल के अलग हैं, जेल प्रहरी के लिए अलग है, इसके अलावा एमपीएसआई के लिए बैचेस अलग है। तो हर कैटेगरी के अलग अलग बैचेस भी हैं फ्रेंड्स, और कॉम्बो भी है जैसे कि 2 साल का या 1 साल का। तो जो आपको उचित लगता है आप उस कोर्स को ज्वाइन करके अनअकैडमी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं LOKLIVE, और इस कोड के माध्यम से आप अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वो दिया हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत की जानकारी देने वाला कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया है। भाई, मध्य प्रदेश के अंदर मतदान होगा 3 नवंबर को, आज ही के दिन, और उसका वोट परसेंटेजेस अगर आप लोगों को जानना है कि कितना प्रतिशत वोट डल गया है, तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप कौन सा है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है बी आंसर, वोटर टर्नआउट। इसका आंसर क्या है, वोटर टर्नआउट ऐप है, जो आपको ये बताएगा कि किस पोलिंग बूथ के ऊपर कितना प्रतिशत मतदान हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपनिर्वाचन के मतदान की प्रतिशत की जानकारी एक मोबाइल ऐप वोटर टर्नआउट से आप ले सकते हैं, और इसे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और वोटिंग परसेंटेजेस आप लोग जान सकते हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है, हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उसकी वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। इस पर जाकर के भी आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां से भी आप मतदान का प्रतिशत जान सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो कि आज के करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि मध्य प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपनिर्वाचन 3 नवंबर को हुआ। तो मध्य प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपनिर्वाचन 3 नवंबर को हुआ, हाउ मेनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मध्य प्रदेश वर हेल्ड ऑन नवंबर 3। आप लोगों को इलेक्शन के विषय में यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है 28। 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों पर ये चुनाव हुआ है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी जैसे जेल प्रहरी है या 2020 MPPSC है, वहां पर पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न की काफी ज्यादा है। तो 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपनिर्वाचन हुआ है 3 नवंबर को। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, थर्ड प्रश्न है आज का आप लोगों के करंट अफेयर का। 1 से लेकर 4 नवंबर के मध्य होने वाली अंतर संसदीय संघ की संचालन परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 4 नवंबर। ये आप लोगों को आंसर इसका बताना है। इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा के चेयरमैन हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं फ्रेंड्स, ओम बिरला। उन्होंने इस अंतर संसदीय संघ की जो संचालन परिषद है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बात कर लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स उसके। 1 से लेकर के 4 नवंबर के बीच में अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई है। अंतर संसदीय संघ क्या है फ्रेंड्स, ये एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व की विभिन्न संसदों के प्रतिनिधि इस अंतर संसदीय संघ के सदस्य हैं। भारत भी इसका अंतर संसदीय संघ का सदस्य है, जिसमें भारत की तरफ से हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ है। ये जो बैठक हो रही है एक से लेकर के 4 नवंबर के बीच में, उसका मुख्य विषय है अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन। अब बात यहाँ पर आती है फ्रेंड्स कि अंतर संसदीय संघ क्या है। मैंने हालांकि आप लोगों को जानकारी दे दी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विभिन्न देशों के संसद के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं और उसके सदस्य भी हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज और जानने वाली है कि इसकी स्थापना कब हुई है।
ठीक है। 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा में पड़ता है। ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में बैठक हुई थी 1 से लेकर 4 नवंबर तक अंतर संसदीय संघ की, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में उसका हमारा मुख्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो कि आज के करंट अफेयर का 4th प्रश्न है। माँ तुझे सलाम के गाना को गाकर प्रसिद्धि पाने वाली 4 वर्षीय बालिका एस्थर हेम्टे किस राज्य से संबंधित है? माँ तुझे सलाम गाना गाकर प्रसिद्धि पाने वाली 4 वर्षीय बालिका जिसका नाम है एस्थर हेम्टे, वह किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड? आजकल काफी ज्यादा इस वीडियो को देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बालिका की प्रशंसा की है, तो आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और काफी फेमस हो चुकी है 4 वर्ष की बालिका। ये है फ्रेंड्स मिजोरम से। एस्थर हेम्टे कहाँ से है? मिजोरम से है। ठीक है। देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वयं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा जी ने इसकी प्रशंसा की है। एक 4 वर्षीय लड़की है जिसने ए आर रहमान का जो गाना है फ्रेंड्स, वंदे मातरम, है ना, माँ तुझे सलाम, उसको गाया हुआ है इस लड़की ने, और काफी अच्छे तरीके से गाया हुआ है। और बहुत ही कम समय में यूट्यूब के अंदर काफी ज्यादा व्यूज इस लड़की ने बटोरे हैं। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा जी ने इस 4 वर्षीय एस्थर हेम्टे नामक लड़की की काफी ज्यादा प्रशंसा की है। अगला फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन, जो कि आज के करंट अफेयर का 5th प्रश्न है। हाल ही में गोनी नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई हुई है? हाल ही में गोली नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई हुई है? तो मैक्सिको, पूर्वी अमेरिका, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। इन विच कंट्री हैज द डिवास्टेशन नेम्ड गोनी कॉज्ड हैवॉक रिसेंटली? मतलब कि उसने काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। एक साइक्लोन है फ्रेंड ये। आप सभी लोगों को आंसर देना है इसका। ये है फ्रेंड फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर गोनी नामक तूफान आया है और काफी भयंकर तूफान आया हुआ है। इसके कारण काफी लोगों की मृत्यु भी फिलीपींस के अंदर हो गई है। देख लेते हैं। फिलीपींस में तूफान गोनी आज सुबह केटान डुआनेस तट से टकराया। केटान डुआनेस तट है फिलीपींस के अंदर, वहां पर जाकर के टकराया, और जिससे कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। जिससे कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान उस केटान डूनानेस जो तट है उससे टकराया हुआ था, और जबरदस्त तूफान के साथ साथ भारी बारिश भी हुई, जिसके कारण आसपास के लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। तो 4 लोगों की तो वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में और आंकड़े आ रहे हैं। तो गोनी नामक तूफान फिलीपींस में आया हुआ था, जिसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया वहां पर। अगला प्रश्न है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो कि आज के करंट अफेयर का 6th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में सुरक्षित सब्जियां उगाने के लिए भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? हाल ही में सुरक्षित सब्जियां उगाने के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। Recently, in which state the foundation stone of Indian Israel Center of Excellence has been laid for growing safe vegetables? तो ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो है ए, असम राज्य के अंदर भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है सुरक्षित सब्जियों को उगाने के लिए। देख लेते हैं क्या इसकी पूरी कहानी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी के निकट सुरक्षित सब्जियां उगाने के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। इजराइल फ्रेंड्स जो है सब्जियां उगाने में और एग्रीकल्चर में काफी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से वो पानी को भी काफी ज्यादा बचाता है और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा लेता है। और वो ऑर्गेनिक जो खेती है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करता है।
भारत भी एक ऑर्गेनिक खेती वाला कंसंट्रेशन, मतलब भारत के अंदर भी ऑर्गेनिक खेती की जो कंसंट्रेशन है उसकी तरफ काफी ज्यादा बढ़ा जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो इसराइल के साथ ये जो समझौता हुआ है सुरक्षित सब्जियों को उगाने का असम के लिए, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि आज के करंट अफेयर का 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर में लागू नए भूमि कानून के अनुसार किस प्रकार की भूमि राज्य के बाहर के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नए कानून लागू हुए हैं फ्रेंड्स। 11 कानून पहले वहां पर भूमि से संबंधित थे, उन सभी कानूनों को हटा दिया गया है और एक नया कानून वहां पर लाया गया है केंद्र शासित राज्य के अंदर, जिसके कारण किस प्रकार की भूमि जो है उसको दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ये आप लोगों का प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड लॉ एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, विच टाइप ऑफ लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन आउटसाइड द स्टेट? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, कृषि भूमि। कृषि भूमि अ, के विषय में ऐसा बोला गया है फ्रेंड्स कि कृषि भूमि जो है उसको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्ति को ही हस्तांतरित किया जा सकता है। अगर कृषि भूमि है तो उसको दूसरा राज्य का व्यक्ति आकर के खरीद नहीं सकता है, और दूसरे राज्य के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के जो रेसिडेंशियल्स हैं वो दूसरे राज्य के व्यक्ति को उस कृषि भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। ये कानून बनाया गया है। इसके अलावा व्यापारिक भूमि, रहवासी भूमि, इनको हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन कृषि भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है इस नए कानून के अनुसार। यहाँ पर पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 11 कानूनों को रद्द करके नया कानून लाया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी बात बताई हुई है। इसके बाद आगे की बात करें तो इसके तहत कृषि भूमि, चलो ठीक है, ये सारी बातें हमारे बीच में हो गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि आज के करंट अफेयर का 8वां प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया है? At which place did Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurate the Ekta Mall and Children's Nutrition Park? ए है केवड़िया, बी है अहमदाबाद, सी है गांधीनगर एंड डी है साबरमती। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, केवड़िया। केवड़िया के अंदर एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है एकता दिवस के अंदर। देख लेते हैं क्या कहानी है, क्या है एकता मॉल और क्या है बाल पोषण पार्क। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया है। एकता मॉल क्या है फ्रेंड्स, ये लगभग 35,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात के पारंपरिक हस्तशिल्प की ही वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर पूरे भारत के लगभग हर राज्य के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है। हर हर राज्य के हस्तशिल्प का कुछ ना कुछ वहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि एकता मॉल है। एकता मॉल है तो उस एक ही मॉल के अंदर पूरे भारत के जो राज्य हैं हमारे, उन सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण हस्तशिल्प हैं उनको वहां दिखाया गया है। तो वहां जाकर के आपको इस चीज का एहसास होगा कि यार भारत में कितनी ज्यादा विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कितने अच्छे तरीके से एक होकर के और रह रहा है। तो उस विविधता में आप जाकर के देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आपके माइंड के अंदर आएगी कि ये देखो हम लोग कितने अच्छे से एकतापूर्ण और यूनिटी से रह रहे हैं। इसलिए इस मॉल का नाम एकता मॉल रखा गया है। इसके बाद आगे की बात करें तो जैसे बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यह विश्व का अब तक का सबसे पहला तकनीकी उन्मुख बाल पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है। जो पार्क है फ्रेंड्स, बाल पोषण पार्क, उसमें एक न्यूट्री ट्रेन चलती है, पोषण ट्रेन चलती है, जो विभिन्न आकर्षक थीम वाले स्टेशनों पर आधारित है, जिसमें अलग अलग, मतलब वो पूरे पार्क में वो ट्रेन चल रही है, उसके छोटे छोटे से स्टेशन बना दिए उन्होंने। हालांकि वो टॉय ट्रेन है, एक घूमने वाली ट्रेन है, बच्चों टाइप की ट्रेन है, लेकिन उसमें छोटे छोटे से क्या बना दिए हैं,
स्टेशन बना दी है। उन स्टेशंस के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम पोषण को बढ़ा सकते हैं। जैसे जो स्टेशन के नाम है, फाल्सकाग्रहम, पायोनागरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारतम, इस तरीके के वहां पर स्टेशन बनाए गए हैं ताकि वहां पर जो भी लोग घूमने जाएं उनको न्यूट्रिशंस के विषय में पॉजिटिव न्यूज उनके माइंड के अंदर जाए और बच्चों के पोषण के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा और अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि आज के करंट अफेयर का 9th प्रश्न है। 31 अक्टूबर 2000 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन का किसके द्वारा आयोजन किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट भारत के अंदर चल ही रहा है फ्रेंड्स। उसके लिए पूरे भारत में अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। कहीं पर दौड़ करवाई जा रही है, कहीं पर कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। तो ये 200 किलोमीटर की, है ना, 200 किलोमीटर की ये पूरी टोटल दौड़ रहेगी, जिसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। खेल मंत्रालय के द्वारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा या सीआरपीएफ के द्वारा, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों के लिए रहेगा फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसलमेर और उसके आसपास के जिन क्षेत्रों में इस 200 किलोमीटर की जो वॉकेथॉन होगी, ये जो दौड़ होगी, उन सभी एरिया में एक मैसेज जाएगा कि भैया फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया। तो अगर उन सभी एरिया के अंदर वो मैसेज जाता है तो उसके माध्यम से काफी लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, काफी लोगों को उत्साहित किया जा सकता है कि आप भी इस तरीके से डेली सुबह दौड़ने जाएं। आपके स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके का मैसेज देने का मूल इस वॉकेथॉन का उद्देश्य है, जो कि 200 किलोमीटर का वॉकेथॉन होगा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरा कहानी वही लिखा हुआ है फ्रेंड्स जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स यहीं तक है। कल के करंट अफेयर्स का एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स का हम लोग आज क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन है। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए है क्योंकि वो लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था फ्रेंड्स, और उसके कारण काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम आज देख रहे हैं रिकॉर्डेड जो आप लोगों के लिए ये सेशन है, उसमें आप लोगों को कितने अच्छे से सारी चीजें आप लोग पकड़ पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल का जो पहला प्रश्न था आप लोगों के लिए वो था कि हाल ही में किस क्षेत्र के विकास के लिए स्ट्रेटजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो का गठन किया गया है? तो आयुष क्षेत्र के विकास के लिए स्ट्रेटजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो का गठन किया गया है। इसके बाद में अंतर संसदीय संघ की शासीय परिषद का 206वां अधिवेशन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इससे रिलेटेड तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये 1 से लेकर के 4 नवंबर के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभी चल ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, अंतर संसदीय संघ क्या है ये भी मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिए हैं। जम्मू कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मानसर झील विकास परियोजना जो है वो पर्यटन से संबंधित है फ्रेंड्स, और उसका जो उद्घाटन है वो श्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है, जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री हैं ना। यहाँ पर पूरी कहानी अपन ने कल देखी हुई थी। हाल ही में आर दुरई कन्नू जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के कृषि मंत्री थे? तो वह तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री थे फ्रेंड्स, आर दुरई कन्नू जी, जिनका आगे हाल ही में निधन हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में सस्ते हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है समझौता विज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड साथ ही साथ भारतीय तेल निगम, दोनों ने मिलकर के सस्ते हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एमओयू पर क्या किया हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, समझौता किया हुआ है। हाइड्रोजन आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है फ्रेंड्स, और इस लिहाज से स्वच्छ ईंधन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट ईंधन आप लोगों के लिए है हाइड्रोजन।
इसके बाद आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो कल का जो छठवां प्रश्न था आप सभी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है केवड़िया के अंदर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कल का सातवां प्रश्न था कि हाल ही में किसके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा फ्रेंड्स ये मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि किसी भी ट्रेन के अंदर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अकेले सफर कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उस पूरी ट्रेन के अंदर एक महिला एसआई रहेगी और एक कांस्टेबल रहेगी जो उनकी सुरक्षा की निगरानी को देखेगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि कल के करंट अफेयर का आठवां प्रश्न था। विश्व की पहली साइन टू आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी के द्वारा बाय बाय कोरोना पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, विज्ञान प्रसार, ठीक है, विज्ञान प्रसार, उसके द्वारा इस को जो है प्रकाशन किया गया है और उसका विमोचन श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने आज के करंट अफेयर्स देखे और कल के करंट अफेयर्स का हम लोगों ने रिवीजन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। और इस क्लास के बाद आप सभी लोग फ्रेंड्स मेरी एमपी कल्चर की क्लास जो कि 7 PM पर होती है उसको देखना ना भूलें। ये अन अकेडमी प्लस की क्लास, तो जितने भी प्लस के लर्नर्स हैं सारे लर्नर्स आकर के इस क्लास को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी लोगों का। शुभ रात्रि। कल पुनः मिलता हूँ मैं लोक केंद्र से। थैंक यू।